अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनंत है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। सही से कहूँ तो मैं असल में मुंबई में नहीं रहता, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है और दोस्त भी मैंने ऐसे बनाए हैं। पैसे की कमी तो मेरे पास पहले से नहीं थी। मेरे पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए मुझे काफ़ी पैसे जैसे पहले से मिल चुके हैं और मैं बस उन पैसों को उड़ाता ही रहता हूँ। घूमना पसंद है तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। हमारी बाइक गैंग है। हमने अच्छी अच्छी बाइक रखी हुई हैं और इन बाइक के सहारे हम दूर के लिए निकल जाते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे किले हैं कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। कुछ किले बहुत ज़्यादा पुराने हैं और कुछ इतने ज़्यादा पुराने हैं कि ज़मीन में दफन मिलते हैं। वहाँ खुदाई की जाती है, तब भारी भारी पत्थर निकलते हैं, तब पता चलता है ज़मीन में दफन किला या कहें बेसमेंट वाला किला। और वहाँ जाकर सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। दूर दूर तक कोई नहीं होता। भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती हैं, इसलिए लोग डरे डरे रहते हैं। वहां जाकर टेबल लगाकर शराब पीने का जो मजा है वो अलग ही खुशी देता है। हमने तो कभी किसी भूत को नहीं देखा, लेकिन शराब पीकर जो दूसरी दुनिया का एहसास होता है वो तो अलग ही है। अब भूत वैसा एहसास थोड़ी ना देते हैं। हमारी ये टोली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम चुकी है। हम लंबे लंबे रूट के लिए कभी कभी निकल पड़ते हैं, लेकिन एक दोस्त ने कहा था हम दूर दूर तक तो बहुत जा चुके हैं, महाराष्ट्र अच्छे से घूमे ही नहीं। और मैं भी जिद कर रहा था पूरा महाराष्ट्र ही घूमने के लिए चलते हैं। मेरे पास तो काफ़ी पैसे थे, मेरे दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्हें काम करना पड़ता था और ये ट्रिप मैं पूरी तरह से स्पॉन्सर भी नहीं कर सकता था। बड़ा खर्च आएगा तो मेरे पिता को पता चल जाएगा और वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाएंगे। इसलिए मैं बस उनके साथ का इंतज़ार करता था। लेकिन कभी कभी अकेले निकलने में भी बहुत मज़ा आता है। इस बार मुझे एक ऐसे किले के बारे में पता चला था जहाँ पर कहते हैं जिन्न रहता है। आप जो बोलते हैं वो उसका जवाब देता है, लेकिन उस जिन्न को कोई देख नहीं पाता। मेरे दोस्त चाहते थे कि वो वहाँ पर जाएं, लेकिन उन्हें छुट्टी काम से मिल नहीं रही थी और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। अमीर होने का फ़ायदा, जब मुँह उठाओ आप जा सकते हैं। और मैंने भी जैसे सुबह मुंह उठाया और बाइक पर बैठा निकल पड़ा मैं उस तरफ। 150 से 170 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और ये सफ़र मैं 6 से 7 घंटे में तय करने वाला था। मुझे आराम से जाना पसंद है और उस किले तक पहुंचूंगा, तस्वीरें खींचूंगा, दोस्तों को सड़ाऊंगा। मैं पहले जा चुका हूँ। वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही थी। भले ही मेरे पास 7 लाख की बाइक थी, लेकिन जब रास्ते ही टूटे फूटे हों तो बाइक कैसे चलेगी। पत्थर ही पत्थर उन रास्तों में मिल रहे थे। शायद वो वीरान गांव थे जहां बहुत कम लोग रहते थे। मैंने रास्ते में बैलगाड़ियां तक देखी और कई जगह ऐसी थी सड़कें बनी हुई थी, गाड़ी कोई नहीं। मुझे लगा था 6 से 7 घंटे बहुत ज़्यादा होंगे। मैं रास्ते में रुकता रहा, तस्वीरें खींचता रहा। रास्ते में भी ऐसे टूटे फूटे घर मिल रहे थे जो किसी किले से कम नहीं थे। ऐसी पुरानी जगह में जाकर शराब पीने का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर शराब पी गया तो बहक सकता हूँ। इसलिए छोटी बियर की बोतल थी जिसे बार बार मैं उस जगह पहुँचता और पीने लगता। सफ़र लंबा था और मैं छोटे छोटे रास्तों में रुकने लगा था। इसी कारण शाम का वक्त हो गया और मैं उस किले तक पहुँचा तक नहीं था। मुझे लगा था आसपास कोई गांव होगा, वहाँ शराब पीकर गिर जाऊँगा और एक दिन वहाँ बिता कर आऊँगा। जेब में पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन पैसों का इस्तेमाल तो वहाँ होता है जहाँ चीज़ें बिकाऊ हों। मैं एक ऐसे गांव में जा रहा था जहाँ क्या होने वाला था मुझे पता तक नहीं था। मैं उन वीरान जगहों से निकलता निकलता शाम के वक्त पेड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे ये बंजर जगह मुझे इसी तरह ज़मीन में खींच लेगी। वो टूटी फूटी जगह, टूटे फूटे पत्थर, वहाँ पर लगे हुए पेड़ों पर पत्ते तक नहीं थे, हर चीज़ सूख चुकी थी। ये महाराष्ट्र है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी रेगिस्तान में पहुँच गया हूँ। ये शब्द थे मेरे और वहाँ फ़ोन की रेंज तक नहीं आ रही। मैं एक ऐसे इलाके में था जहाँ फ़ोन मैं कर नहीं सकता था और अगर फंसा, मेरी बाइक ख़राब हुई तो बहुत दूर जाना पड़ेगा।
डर रहा था, घबरा रहा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं। मैंने सोचा वहां जाऊंगा जरूर, मेरे दोस्तों को जाने में और ज्यादा मुश्किल होगी। मैंने एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं रखा हुआ था, इसलिए घबराहट बढ़ती जा रही थी। किसी तरह रात के 9 बजे मैंने वो सफ़र पूरा किया। मैं उस जगह पहुंच गया जहां उस खंडहर किले की बात की जा रही थी। खंडहर किला टूटा फूटा होना चाहिए ना, बिल्कुल सही सलामत चमकता हुआ किला जो बिल्कुल नया लग रहा था। मैं तो सोच तक नहीं सकता था ऐसा नया किला प्राचीन होगा। उस किले के आसपास मैं गांव को ढूंढने लगा। सड़कें इतनी टूटी हुई थीं, आप उसे सड़कें नहीं कह सकते, खड्डे कह सकते हैं। वहां उस बाइक को लेकर मैं कभी इधर जाता कभी उधर जाता। वो जो सड़कों के पार की ज़मीन थी वो ज़्यादा सपाट थी सड़कों में तो इतने ज़्यादा खड्डे और पत्थर, बाइक बार बार नीचे उतारनी पड़ जाती। और इस अंधेरे में डर था कहीं मेरी बाइक खराब हो गई तो मैं गया। वीरान खंडहर सी जगह में कैसे खाने का सामान ढूंढूंगा। शराब के सिवा मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था। अब आपके पास अगर महंगे महंगे नोट भी हों, उसे आप खा नहीं सकते, ये मजबूरी होती है। इसके बाद उस खंडहर किले के आसपास घूमना शुरू हो गया। किसी गांव को ढूंढ रहा था। पास में जाती एक पगडंडी दिखी मुझे। वहां जलती हुई एक मशाल टंगी हुई थी। मुझे लगा अगर मशाल है तो इंसान भी होना चाहिए, लेकिन जिन्न तो इसके अंदर है। मैं जिन्न को नहीं मानता, ये कहानियां होती हैं, लेकिन किले के अंदर है जो भी है, बाहर मुझे इंसान को ढूंढना होगा। मैं मशाल की दिशा में चल पड़ा था। बाइक चलाने में मुश्किल हो रही थी। कई जगह तो बड़े बड़े खड्डे आते और घुमाकर मुझे बाइक आगे बढ़ानी पड़ती, लेकिन किसी तरह दूर लगभग 6 से 7 किलोमीटर आगे मुझे एक गांव मिल ही गया। उस गांव में रात के 11:30 पहुंचा था मैंने अपनी बाइक का हॉर्न मारना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कोई बाहर आए मुझे खाने को दे। उसके लिए मैं 2-3 हज़ार देने तक को तैयार था। गांव वाले बाहर आए और भीड़ बनाकर आए। जब भीड़ बनाकर आपके सामने कोई आता है, भले ही आप कितने भी रुतबे वाले हों, डर का माहौल बन जाता है। घबरा गया था मैं जब वो गालियां निकालना शुरू हो गए। कैसी कैसी गालियां निकाल रहे थे, मेरी भी समझ से बाहर थी। मैं मराठी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, इसलिए वो गालियां मेरे सर के ऊपर से निकल रही थी। फिर भी गुस्से में कहे हुए शब्द आप जानते हैं वो किसके बारे में कह रहे हैं। वो किसके बारे में कह रहे हैं। वो भीड़ बनाकर मुझे डराते जा रहे थे, लेकिन मैंने नोटों की गड्डी जब जेब से निकाली, हर किसी का चेहरा उतर गया। वो अब जानते थे वो मुझसे पैसे ले सकते थे, और उन पैसों से मैंने खाने की काफ़ी चीज़ें ली। वहाँ बैठकर मैंने शराब भी पी थी, और उस गांव का मुखिया मेरा दोस्त बन गया। महंगी शराब मैं अपने साथ लेकर आया था, और वो तो सबसे बड़ा बेवड़ा था। सारी बोतल पी गया, और उसके बाद उसने बातें बताना शुरू की। मेरी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मैं एक बोतल से ज़्यादा पी सकता था, लेकिन वो लगभग लुढ़क ही गया था, और लुढ़का हुआ इंसान हमेशा सच बोलता है। सोने से पहले उसने हर बात की थी मुझसे। उसने कहा ये किला बहुत पुराना है, कहते हैं कि इस किले को किसी ने बनाया नहीं था, ये किला उगा था। मैं ये शब्द सुनकर हंसने लगा था और कहने लगा, आपको चढ़ गई है, मुझे लगता है हमें कल बात करनी चाहिए। आप तो किलों को भी उगाने लगे हैं, यहाँ पेड़ ज़रूर पैदा होते होंगे, उगते नहीं होंगे। तब वो आंखें खोलकर कहने लगा था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो किला किसी ने बनाया नहीं था, वो अपने आप उगा था। वहाँ पर एक जिन्न है, उस जिन्न से किसी ने मांगा था किला चाहिए, तो सबकी आंखों के सामने वो किला अपने आप ज़मीन से उगा था, जैसे पेड़ उगते हैं। छोटी छोटी ईंटें धीरे धीरे बड़ी हुई थीं। छोटा किले का आकार धीरे से बड़ा हो गया था। वो आदमी एक मिस्त्री था, एक कलाकार था। छोटा सा किला लेकर वो घूम रहा था। ऐसा किला कहीं देखने को मिलेगा या नहीं। उसने हाथ से वो किला बनाया था, अपनी प्रदर्शनी कर रहा था, लेकिन उस जिन्न के पास आया जो पेड़ के पास रहता था। उसने कहा इस किले को बड़ा कर दो। उस जिन्न ने यहीं पर उस छोटे से किले को ज़मीन में गाड़ कर उगा दिया था बड़ा किला, उसे बड़ा कर दिया। तब से ये किला यहाँ पर मौजूद है, और कई लोगों को पता तक नहीं इस किले को किसने बनाया। इतिहास यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं। वो जिन्न अब भी वहाँ पर रहता है। कहते हैं वो इतना बुरा जिन्न नहीं है, लेकिन अब वो किसी को कुछ देता नहीं। वो जिन्न बस खुद तक सीमित है, लेकिन उसे परेशान करने की वो हिमाकत कोई नहीं करता।
शक्ति तो जिन में होती है, इसलिए नुकसान कर सकता है। वहाँ वो लगभग गिर ही चुका था, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में पड़ गई थी। अब मुझे भी चढ़ गई थी तो मैं भी सो गया। अगली सुबह बड़ी मुश्किल से 12 बजे उठाया। गांव वालों ने 2-3 बार तो पैरों से मेरी पीठ तोड़ ही डाली थी, तब जाकर उठा था। मेरे पिता भी मुझे ऐसे ही उठाते हैं, इसलिए आदत सी बन गई है। लेकिन आज मैं किसी मखमल गद्दे पर नहीं सो रहा था, मिट्टी पर सोया हुआ था। चेहरे पर भी बहुत ज्यादा मिट्टी। गांव वालों ने मुझे उठाया और मुखिया को भी उन्होंने झापड़ मारकर उठाया था। मैं तो ये देख रहा था मुखिया की इज्जत कितनी है इस गांव में। और गांव वालों ने कहा, हर रोज का यही काम है। मैंने कहा, आप मुखिया बदल क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा, अब ये जिम्मेदारी यहाँ कोई भी समझदार इंसान लेना नहीं चाहेगा, इसलिए एक ऐसा निकम्मा ढूंढा गया जो ये जिम्मेदारी संभाल सके। एक ही तो था बेवड़ा, ये वाला। अब मैं समझ गया ये गांव वाले सच में हटेले हैं। इनका दिमाग अपने सही जगह पर नहीं है। लेकिन मुझे क्या, मेरा कौन सा सही जगह पर था? मैं उस किले में जाकर शराब पीना चाहता था, तस्वीरें खींचना चाहता था। मैं अकेला उस तरफ बढ़ चला था। मुखिया ने कहा था मत जाओ। मैंने कहा तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मैं बाइक लेकर उस किले के पास पहुंचा। वहां बड़े बड़े निशान लगे हुए थे। कई भाषाओं में लिखा हुआ था, किले में मत जाना। किले की ऊंची ऊंची दीवारें, घूमता घूमता उस बड़े से किले में हर तरफ जा रहा था मैं। अंदर जाने का रास्ता तो मिले तभी किले में जा पाऊंगा। जिन्न की बात तो छोड़िए, किले के अंदर जाने का सही रास्ता तक न मिला मुझे कोई। ऐसा किला जिसमें कोई दरवाजा ना हो, सच में सुनने में काफी अजीब सा लगता है। मैं हर दिशा में जा आया था और उस किले के बिल्कुल पीछे एक बड़ा सा छेद था, गोल छेद, जैसे बड़े किले को बनाया और अंदर आने जाने के लिए एक छेद हो। उस छेद में घुटनों पर आकर आपको उस किले के अंदर जाना पड़ता है। मैं उस छेद के सहारे किले के अंदर गया। सच में वो किला कितना नया सा लग रहा था। ये डिजाइन प्राचीन किले का था, लेकिन ईंटें बिल्कुल नई सी, मिट्टी की बनी हुई ईंटें जिसमें नक्काशी भी काफी बारीकी से की गई थी। दीवारों पर बनी हुई वो आकृतियां मिट्टी के कारण ढकी पड़ी थी। मैंने फूंक मारी थी जिस कारण वो मिट्टी हटी और आकार दिखे मुझे। बहुत भव्य किला था वो। वहां कई घुमावदार रास्ते बने हुए थे और उन घुमावदार रास्तों से किले के अंदर घुसने का सही रास्ता देखने लगा। कई हिस्सों में बना हुआ किला था और बिल्कुल बीच में बनी हुई वो जगह जो शायद शयन कक्ष हो, मुझे वहां जाना था। तस्वीरें तो वहां खींचूंगा, वहां सबसे सुंदर सुंदर चीजें होंगी। लेकिन मैं पहले कमरे में पहुंचा तो देखने लायक था ये किला कैसा है। बाहर से बहुत सुंदर दिखने वाला किला जब पहले कमरे में पहुंचा, अंदर से बहुत भद्दा। मिट्टी जगह जगह लगी हुई थी, अच्छे से डिजाइन भी नहीं की हुई थी। सोचने पर मजबूर हो गया। ऐसा किला जो बाहर से ऐसा दिखाया गया है कि ऐसा किला हो ही नहीं सकता और अंदर से अच्छे से बनाया तक नहीं गया। इसे शायद रहने के लिए नहीं बनाया गया, दिखाने के लिए बनाया गया। एक पल के लिए मुझे शक होने लगा था उस कहानी पर, कहीं सच में छोटे से किले को बड़ा तो नहीं किया गया। अगर कोई मिट्टी से कोई किला बनाएगा तो बाहर से ही नक्काशी करेगा, अंदर से तो वो कर नहीं सकता। सच में ऐसा तो नहीं। तभी मैंने खुद को एक झापड़ लगाया और कहा, अब गांव में आकर गांव वालों जैसा पागल ना हो जाऊं। मुखिया से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। शायद उसे ऐसी बीमारी है कि वो पागल हो गया है और वो बीमारी मुझे ना लग जाए। अब मैं उन घुमावदार रास्तों से, उन गलियानों से होता हुआ शयन कक्ष जाना चाहता था और जैसे ही शयन कक्ष पहुंचा, हैरान था मैं। सच में छत पर इतनी मिट्टी जमी थी, इतनी बड़ी मिट्टी और पत्थर लगे हुए थे। बिल्कुल अंदर से डिजाइन नहीं था। वहां अच्छे से खड़ा नहीं जा सकता था, बैठा नहीं जा सकता था। वहां कई छोटे छोटे छेद थे, जगह जगह नक्काशी तक नहीं की गई थी, सीधी सपाट दीवारें। वो कहानी पर कुछ सच्चाई होने लगी थी और मैंने मन को समझाया, ए पगले, तू सच मान रहा है कहानियां? ये बुड़बुड़ाता मैं बाहर निकला था और उन गलियारों से आवाज आई थी, ए पगले, सारी कहानियां झूठी नहीं होती। ये आवाज पूरे किले में गूंजी थी और मेरे कान खड़े हो गए। कहां से आई ये आवाज? मैं तो मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। अगर किसी को सुनाई भी दी तो मेरे वो बहुत करीब होगा। उन गलियारों में कई छेद थे जो शायद बाहर से धूप को अंदर लाने के लिए थे। लेकिन मैं सोचने लगा, ऐसे किलों में गुप्त रास्ते भी होते हैं, गुप्त शयन कक्ष भी होते होंगे।
मुझे शायद पीछे से किसी ने आवाज लगाई है। मैं मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ कहने लगा, वो रास्ता कहाँ है? तभी वो आवाज दोबारा से गूंजी, रास्ता ढूंढना है तो ढूंढो, किले में तुम्हारे एडवेंचर के लिए यही तो चीज है। ये सुनकर मैं और ज्यादा घबरा गया। मुंह में बुड़बुड़ाई हुई बात 1 फुट दूर तक नहीं गई होगी, लेकिन इसने कैसे सुन ली? उन छेद से मैं देखने की कोशिश करता रहा, कोई नहीं मिला। अब मैं असली अंदर वाले शयन कक्ष को ढूंढना चाहता था, लेकिन अगर कोई इशारा कर दे तो मैं अच्छे से ढूंढ पाऊंगा। मैंने भी अब ऊंची आवाज में कहा, तुम जो भी हो, अब असली वाले शयन कक्ष को ढूंढने में मदद करोगे? कहाँ हो सकता है? तो वहां से आवाज आई, तुम बेवकूफ तो लगते नहीं, इतनी आसानी से तुम अगर पजल को सॉल्व कर लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें ढूंढना होगा, असल में ढूंढना होगा, कहानी की गहराई में जाकर। कहानी की गहराई में मैं ढूंढता रहा था दोपहर तक हर कोशिश कर ली, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया आखिर असली शयन कक्ष कहाँ पर है। लेकिन तभी कहानी का एक हिस्सा मुझे याद आया। पेड़, वो जिन पेड़ से बंधा था और ऊपर ही किला निकल आया। अगर कहानी को सच्चा मानूं, वैसे मैं यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अगर कहानी को सच्चा मानूं, पेड़ वही है, जिन्न वही है, ऊपर किला उग गया है, तो मुझे बिल्कुल नीचे मिट्टी के समतल ढूंढना होगा। मुझे अब नीचे वाले हिस्से में जाना होगा, शायद बेसमेंट में। मैं ढूंढने लगा था नीचे जाने का रास्ता। एक गलियारे के पास नीचे जाता हुआ एक छेद दिखा। छेद में घुसा तो आगे सीढ़ियों के सहारे बेसमेंट में गया। वहां लाइट मारने पर सामने वो पेड़ जो इस अंधेरे में भी हरे पत्तों के साथ था। ऐसा कोई पेड़ अंधेरे में जिंदा नहीं रहता, लेकिन ये तो बड़े अच्छे से था। वह मिट्टी भी जैसे घास वाली थी। यहाँ अंधेरे में घास उगी, पेड़ उगा, और मैं मुंह में बुड़बुड़ाने लगा, क्या ये सच है या मैं किसी भ्रम में हूं? कहीं कल वाली बोतल अब भी असर तो नहीं दिखा रही? मुंह में बुड़बुड़ाए वो शब्दों का जवाब सामने उस पेड़ के पास से आया था। शराब इतनी भी नहीं पी थी। सच्चाई भ्रम जैसी लगती है। सारी दुनिया एक भ्रम ही तो है, और ये जो भ्रम सोच रहे हो वो ही तो असली सच्चाई है। ये आवाज सुनकर मैं डर सा गया था और उधर लाइट मारी थी, कोई मौजूद नहीं था। नीट फिजिक्स में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको प्रशांत सर का सक्षम लाइव बैच ज्वाइन करना होगा। सर आपको सिखाएंगे कैसे फिजिक्स को स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। उनकी टीचिंग स्टाइल इतनी एंगेजिंग है कि आप कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ जाएंगे। 170 प्लस स्कोर पाने के लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज भी चाहिए। सर आपको वो सब देंगे जो आपको नीट में टॉप करने के लिए जरूरी है। तो देर किस बात की, अभी विजिट करो neetphysicskota.com और अपने सपने को हकीकत बनाओ। मौजूद नहीं था। पेड़ के पीछे हो सकता है। अब मैं पेड़ के पीछे देखने के लिए गया। कोई ना कोई गांव वाला यहाँ पीछे छिपकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। पैसे ऐंठने का अच्छा तरीका है। मैं पेड़ के पीछे जाकर देखने लगा। मुझे कोई नजर नहीं आया, जैसे आवाज पेड़ से आ रही हो। मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ कहने लगा मैं फिर से, कौन है? गांव वाला लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? तो वहां से भारी आवाज आई, पैसे की क्या कीमत है? पैसे तो बस एक चीज है, अलग चीज लेने के लिए। ये बिल्कुल बीच में इस्तेमाल होने वाले वो कागज और सिक्के होते हैं। इसकी कीमत हमारे लिए कुछ नहीं होती। मैं अब सोचने को मजबूर हो गया था। ये बड़ा चालबाज सा लगता है, लेकिन है क्या चीज? मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, हो क्या तुम? तभी आवाज आई, देख ही तो नहीं सकते, देख ही तो नहीं सकते। अगर दिख ही गया तो तुम मर न जाओगे। मैंने कहा, इतने भयानक दिखते हो?
कहीं कुछ और ही तो नहीं, कहीं नंगे ही तो नहीं घूम रहे? हाँ, फिर देखा तो मर ही जाऊंगा। तब सामने से आवाज आई, इंसान नहीं हूं मैं जो तुम मुझे इस तरह से बिना कपड़ों के देख लो। मैं वो चीज हूं जो अलग अलग आयाम में हिस्सों में बंटी हुई है, पूरा तो देख ही नहीं सकते। कोई इंसान इन आंखों से देख नहीं सकता। मुझे अब गुस्सा आने लगा था और मैं भी गुस्से में बोलने लगा, यार तुम कौन हो? बेवजह दिमाग खराब कर रखा है। सामने आओ, नहीं आना तो मुझे जाने दो। यार मैं तस्वीरें ऊपर से खींचना चाहता था। ये कैसा शयन कक्ष है भाई? क्या पेड़ लगा रखा है जमीन के नीचे? अंधेरे में पेड़ लगा रखा है, मैं क्या करूं? कोई फल तक नहीं लगा इसमें, और एक पागल मेरा दिमाग खाए जा रहा है। भाई भाग यहाँ से या मुझे जाने दे। अब मैं उल्टे पांव पीछे मुड़ने लगा था। मुझे उससे कोई काम नहीं था। इस पेड़ से मैं क्या करूंगा? जिनकी कहानी असली भी हुई तो मुझे क्या? सब कहते हैं जिन असली होता है, मैं यकीन नहीं करता। अगर करता भी घंटा फर्क पड़ता है मुझे। ये सोचता हुआ मैं बाहर की तरफ आने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, खाली हाथ जा रहे हो? इतनी अंदर तक आ गए, इस जगह को कोई ढूंढ तक नहीं पाता, बिन मांगे जा रहे हो? बहुत समय से किसी ने कुछ मांगा नहीं। अब मैं पीछे मुड़कर कहने लगा, ओ भाई माफ कर दे, मुझे यहाँ से जाने दे। देख तेरी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल रही हैं। तू जिन्न है जो भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा, अच्छा इज्जत तक नहीं करते? जरूरत नहीं है तुम्हारी कोई धन की जरूरत, कोई पैसों की जरूरत, कोई सोने की जरूरत, या खास जरूरतें कुछ तो होगी। मैं फिर से पीछे मुड़कर कहने लगा, ओ भाई माफ कर दे, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। अगर तुझे चाहिए तो तू बता, क्या चाहिए तुझे? कुछ पल के लिए वो भी सन्न हो गया। जिन्न को सन्न कर दिया था मैंने। और उसके बाद मैं बाहर निकलने लगा तो पीछे से आवाज आई, रुको रुको, अब खाली हाथ जाओगे तो मैं भी बेइज्जत हो जाऊंगा। मुझे ढूंढ लिया, बात की और मांगा भी नहीं। कुछ तो मांगो, छोटी चीज मांग लो, ऐसी चीज जिसे तुम पा नहीं सकते। क्या चाहते हो? मुझे अब गुस्सा आ गया था। सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया था उसने। और पीछे मुड़कर पहले तो 4-5 गालियां दी मैंने, और उसके बाद कहा, ओ भाई दोबारा बोला देख तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कहीं भी है, पेड़ को तोड़ दूंगा, किले को उड़ा दूंगा। इतने पैसे हैं मेरे पास, ग्रेनेड लगा के यहाँ पूरे किले को उड़ा डालूंगा। तू भी जाएगा, भले ही तू जिन्न हो। फिर से मैं आगे चला। अब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, लेकिन आवाज पीछे से, देखो कुछ तो ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ, इज्जत का सवाल है। अब जिन्न भी इज्जत रखते हैं। कहीं एक कहानी किसी और के पास पहुंच गई जो जिन्न हुआ, बेइज्जत हो जाऊंगा मैं अपनी ही नस्ल में। अब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं गुस्से में आ गया और सीढ़ियां उतर कर मैं वापस आया, उस पेड़ के पास आया। अब मैं समझ नहीं पा रहा था वो मुझसे मांग रहा है या देना चाहता है। वो जैसे गिड़गिड़ा रहा था कि कुछ तो ले जाओ। वहां खड़ा होकर मैं कहने लगा, देख यार तुझ पर भरोसा नहीं है, पहले तो बता सच में तू जिन्न है या नहीं। कोई चीज दिखा भाई, कोई चीज दिखा जिससे मैं यकीन कर लूं कि तू जिन्न है। वहां रोशनी निकल पड़ी थी, लेकिन स्रोत कोई ना था। रोशनी भर गई, उस पेड़ को मैं साफ देख पा रहा था, जमीन पर लगी उस घास को देख पा रहा था। रोशनी आ कहीं से नहीं रही थी, जैसे हर कण चमकने लगा था, हर बूंद चमकने लगी थी। उस रोशनी के सामने से पेड़ के पीछे से निकली 2 आंखें मुझे घूरने लगी। वो आंखें इतनी बड़ी थी जैसे कोई बड़ा सा गुब्बारा हो। मेरी टांगें कांप रही थी और मैं पीछे हटने लगा। कहानियां सच हुई तो जिन्न को गालियां निकाली हैं। ये जिन्न मेरा क्या क्या निकाल सकता है मैं सोच भी नहीं सकता। अब सारी उतर चुकी है। इतना डर चुका था मैं, अगर चढ़ी भी होती तो उतर जाती। मैं पीछे हटने लगा और उसकी आवाज आई, अब शायद तुम्हें पता चला है मैं कौन हूं। बेइज्जत करके चले थे, क्या मांगना चाहते हो? मैं पागल, मैं बेवकूफ था। अगर आपके सामने जिन्न आएगा तो क्या मांगोगे? धन, पैसा, लड़की, क्या मांगोगे आप? सब कुछ मांग सकते थे। मैं बेवकूफ, मैं कांप रहा था, डर रहा था। मैं भूतों की कहानियां पढ़ के आया था, मुंह से निकल गया पिशाच। क्या मैं पिशाच बन सकता हूं? उसने कहा, बन सकते हो। तुम बन गए। उसकी एक चुटकी की आवाज, और वहां जैसे कुछ बदला था। दोबारा अंधेरा, और मुझे वो जिन्न कहने लगा, भागो यहां से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। दोबारा तुम यहां आओगे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। जा सकते हो,
जो तुम्हें चाहिए था, जो तुमने मांगा तुम्हें दे दिया। मैं जिन हूं, सिर्फ एक बार देता हूं और उसे पलटा भी नहीं सकता। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। कौन कौन सी गालियां निकाली थी तुमने। मैं घबरा सा गया था। हुआ क्या? क्या मुझे यहां से जाना चाहिए? मैं पीछे कदम तो पहले से हटा रहा था। सीढ़ियां आई और मैं उस छेद से बाहर। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा वो धूप आंखों में पड़ने लगी थी। शायद मैं अंधेरे से आया था इसलिए, लेकिन मेरी चमड़ी इस तरह से गर्म क्यों हो रही थी? धूप मेरी चमड़ी को गर्म करती जा रही थी और मुझे छांव में पहुंचना पड़ा। छांव में पहुंचकर मेरी जली हुई चमड़ी, जिसमें काले निशान पड़ चुके थे, अपने आप ठीक हो गए। मेरी आंखों के सामने जख्म बना धूप से ठीक हुआ क्षण में। क्या सच में मैं पिशाच तो नहीं बन गया? अपने ऊपर वाले 2 दांतों पर उंगलियां रखी थी मैंने और अचानक वो लंबे हुए थे जैसे पिशाचों के होते हैं कहानियों में। धूप में जितना ज्यादा उंगलियां सड़ती जाती, मैं समझने लगा था कुछ तो हुआ है। मुझे भूख लगने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे सबसे स्वादिष्ट चीज खून ही होती है। खून पीने की तलब थी मेरी, खून पीने की। मुझे ऐसा लग रहा था भी किसी का गला नोचूं और खून चूस लूं उसके शरीर से, भले ही वो इंसान हो या जानवर। मुझे उस जिन्न ने सच में पिशाच तो नहीं बना दिया। उस छेद से मैं वापस सीढ़ियां उतर कर नीचे गया था और कहने लगा था, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गालियां निकाल ही नहीं सकता। बेवकूफ तो मैं हूं। वो सब जो तुम्हें कहा वो मैं हूं। तुम तो अच्छे जिन्न हो, जो मांगो वो देते हो। दो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। और कुछ नहीं मांगना चाहता। फिर भी तुम देना चाहते हो तो 10-20 हजार रुपए दे दो। तुम भी खुश, मैं भी खुश। भारी आवाज आई थी, अब मैं एक बार ही देता हूं, दोबारा नहीं। मांगते वक्त सोचना चाहिए था। अब वो रास्ता तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। तभी एक आवाज आई। मैं उस किले से बाहर आ गया था। चुटकी बजाते ही मैं किले से बाहर, और धूप जैसे मुझे जला रही थी। मैं भागता हुआ किले के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन अब वो छेद भी गायब था। किले में ही नहीं जा सकता था मैं। धूप से बुरा हाल। मैं उस दिशा में चला गया जहां छांव पड़ रही थी। वहां छांव में मैं नीचे बैठकर रोने लगा। ये क्या कर दिया मैंने? ये कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? अब ये जिन्न मेरी मदद करने वाला तो है नहीं। अब करूं तो करूं क्या? शाम होने तक इंतजार किया था। जब धूप नीचे हुई उसके बाद मैंने बाइक उठाई और अंधेरे अंधेरे में मैं निकलना चाहता था। गांव पहुंचकर उस मुखिया से बात कर रहा था मैं। जिस मुखिया को पागल समझ रहा था, अब वही मुझे बचा सकता था। सच सच बता दिया मैंने मुखिया को। मुखिया को एक बोतल दी और मुखिया ने कहा, अब बोतल नहीं पीऊंगा। कल तो मैं गिर गया, लेकिन आज तुमने जो बात की है, नशा नहीं होगा मुझे। किस गड़बड़ में फंस गए तुम। वहां उस किले में उसके बाद भी कई लोग गए और हर बार हर कोई कुछ ना कुछ लेकर निकला। तुमने क्या मांगा? पिशाच बनना कोई मांगता है? मैंने कहा मैं नॉवल पढ़ रहा था तो मैंने सोचा पता कर ही लेता हूँ। मुझे लगा था वो ढोंगी होगा, वो मेरी बात पर हंसेगा। अब ये ऐसे ही तो मजाक होते हैं ना। मैंने कहा मुझे पिशाच बना दो, वो हंसना चाहिए था। उसने सच में पिशाच बना दिया। तब उस मुखिया ने कहा था, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये दोबारा किसी की बात नहीं मानता। तुम्हारी मदद अब ये नहीं कर सकता। किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाना होगा। मैं रात को ही बाइक उठाकर अब बड़ी तेजी से निकल रहा था। यकीन कीजिए, प्यास बहुत ज्यादा लगी थी। शरीर बहुत ताकतवर। मेरा शरीर इतना ताकतवर था कि कभी कभी तो मैं उस बाइक को अपने कंधों पर उठा सकता था। एक खड्डे में जब मैं फंसा था, हाथ से ही बाइक को बाहर निकाल लिया था। इतना ताकतवर, लेकिन प्यासा और भूखा। वहां मुझे एक भेड़ दिखी थी। वो जंगल में पत्ते खा रही थी। वो उस वीरान बंजर में पत्ते खा रही थी एक पेड़ के। भागता हुआ गया और मैंने झपट्टे से उसे पकड़ लिया। मुझे मीट खाना तो पसंद है, मांस खाना तो पसंद है, लेकिन किसी जिंदा भेड़ को मैं नहीं मार सकता सिर्फ खून पीने के लिए। मैंने उतना खून पिया, ना तो वो भेड़ मरी और मेरी प्यास भी मिट गई। मैंने उसे छोड़ दिया। वो थोड़ी सी निढाल हुई, लेकिन मरी नहीं थी। उठकर दूर जाने लगी। मेरी प्यास मिटी और मैं और ताकतवर।
मेरे शरीर पर जो घाव थे बहुत पुराने, वो ठीक हो चुके थे। मैं सच में पिशाच था, रात का शिकारी, लेकिन मुझे ठीक होना था। बिना खून के मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कब तक इस शाप को लिए घूमता रहूंगा? धूप मेरी दुश्मन, मौत का कारण बन सकती है। मैं वापस अपने घर पहुंच आया था और छिपते छिपाते धूप से मैं कंबल ओढ़े रहता, हमेशा मास्क डाले रहता। मैं चश्मे भी काले रंग के पहनता और शरीर का कोई भी भाग बाहर निकालता ही नहीं। इस तरह दिन निकालता मैं। 2 दिन ऐसे निकाले थे और तीसरे दिन डरते हुए एक दोस्त को घर बुला ही लिया मैंने। घर बुलाते ही मैं सच उन्हें बता रहा था और वो हंस रहे थे। धूप में हाथ किया मैंने और हाथ मेरा काला। वो हैरान। बड़े बड़े दांत निकाले तो उनकी चीखें निकल गई। जिन भूतों पर हम यकीन नहीं करते थे उनमें से एक बन गया था मैं। मेरे दोस्त भाग गए। ना मेरा दोबारा फ़ोन उठाया, ना मुझसे बात करना चाहते थे। पिता से मैं मिलना नहीं चाहता था। भले ही मैं एक पिशाच था, लेकिन था तो उनका बेटा। और सच कहूँ, जब वो बेल्ट से मारते हैं दर्द बहुत होता है। भले ही आप पिशाच बन जाएं, लेकिन वो दर्द सहा नहीं जा सकता। मैं घर से भागने को तैयार हो गया था। मुझे लगा किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाना होगा जो तरीका बता पाएगा। मैं एक ऐसे बाबा को जानता था जिसके बारे में सब कहा करते थे। उन्हें सब पता है। वो भूतों से, पिशाचों से, चुड़ैलों से छुटकारा दिलाते हैं। वो एक जिन्न के श्राप से भी छुटकारा दिला पाएंगे। मैं कंबल ओढ़े उस गर्मी में पसीने से तरबतर हुआ अपनी वो बाइक उठाकर वहां पहुंचा था। मेरे शरीर का हर हिस्सा ढका हुआ था, लेकिन पसीने से मैं बहुत बुरी तरह थका हुआ था। जैसे ही मैं वहां तक पहुंचा, वो बाबा मिलना चाहते थे किसी और से, लेकिन पैसों की गड्डी जब वहां पर पहुंची तो उसके जो चेले चपाटे थे मुझे सबसे पहले ले गए। मुझे देखकर बाबा ने कहा था, ये क्या ढके ढके से हो? कौन सी सुरक्षा कर रहे हो अपनी? मैंने कहा, धूप से सुरक्षा कर रहा हूं। दुश्मन मेरी धूप है। दुश्मन धूप और शाप, क्या करूं दोनों से? अब उस बाबा से कुछ भी छिपा नहीं सकता था मैंने सब कुछ बता दिया। एक कमरे में मैंने अपने कपड़े उतारे और तब मैंने कहा, अब मैं साधारण कपड़ों में हूं, लेकिन अगर मैं धूप में गया मेरा शरीर जलने लगता है, इसीलिए कपड़ों में ओढ़ कर रहना पड़ता है खुद को। अंधेरे में मैं रह सकता हूं। तब वो बाबा ने कहा, अच्छा ऐसी कौन सी बीमारी है? कोई गुप्त रोग तो नहीं लग गया? मैंने कहा, गुप्त रोग लगा होता तो भी मैं बच जाता। ये रोग ही पता नहीं कौन सा है। मैंने धूप में हाथ किया और मेरा हाथ सड़ा। काले रंग का वो हाथ जब वापस ठीक हुआ, वो बाबा हैरान। ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा। दांत दिखाओ अपने। मैंने दांत दिखाए। वो दांत थे एक पिशाच जैसे। बड़े बड़े दांत देख वो बाबा पीछे। देखो देखो, रुको रुको, वहां पर मुझे मेरी तावीज़ पहनने दो। मैंने कहा, पहन लो। मैं कौन सा आपको मारने आया हूं? मैं इसका इलाज चाहता हूं। मैं पिशाच बन गया हूं। वो बाबा मेरी बात नहीं मान रहा था। उसने अपने तावीज़ पहने, तब जाकर मेरे सामने आया। तुम डर नहीं रहे? तुम्हें इन तावीज़ों से डर नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं लगता, क्योंकि मैं कौन सा आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। और इन तावीज़ों को देखकर तो मुझे वैसे ही अजीब सा लगता है। ये बड़ी सस्ती सी चीज़ है, मैं नहीं पहनता ऐसे। अब वो बाबा हैरान परेशान था। बैठकर मेरी कहानी सुनने लगा। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई और तब जाकर वो भी असमंजस में। ये तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए तुम। इंसान से पिशाच बन गए। कोई भी पिशाच किसी न किसी शाप के कारण बनता है, लेकिन कोई बहुत लालची बनता है। तुमने तो शराब पीने के लिए मुसीबत को इस तरह बुला लिया। अब क्या करोगे? बीट्स बनाने के लिए राइट हैंड से फैब्रिक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स के लिए, रेडीमेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, एंजल वन फॉर एवरीवन। 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब क्या करोगे? मैंने कहा, कोई जिन्न ढूंढो, कोई और जिन्न ढूंढो, मुझे ठीक करो। अब तुम्हारे पास आया हूं, तुम ही ठीक करोगे। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब वो बाबा ने कहा, पैसे नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ इस झोंपड़े में रहता हूँ, पैसे से करूँगा क्या? और वैसे भी अब पैसे आ गए तो ये काम कर नहीं पाऊंगा। मुझे मेरा काम पसंद है, भूतों के बीच रहना पसंद है। तुम्हारे लिए एक ही तरीका है, तुम्हें रूप बदलना होगा। तुम पिशाच बने हो, एक बार तुम इंसान बन गए वो शाप टूट जाएगा। तुम शाप से पिशाच बने हो,
इसलिए इंसान बनते जब शाप टूटा तो हमेशा के लिए इंसान बने रह जाओगे। लेकिन परेशानी ये, अब तुम्हें इंसान कैसे बनाया जाए? मैंने कहा मेरे दांत काट दो, मेरे शरीर पर लेप लगा दो, मैं इंसान बन जाऊंगा। इस पर उस बाबा ने कहा ये तो तुम खुद कर सकते थे, इतने तेज दिमाग हो, इतनी आसानी से इतनी बड़ी परेशानी ठीक कर ली। अगर दोबारा अपना मुंह खोला तो मैं ये पत्थर उठाकर तुम्हारे सर पर मारूंगा। चुप करके बैठ जाओ, मुझे सोचने को समय चाहिए। बहुत समय तक वो बाबा सोचता रहा था, 2 घंटे तक। उसके बाद वो मेरे पास आया। एक तरीका है, बहुत जबरदस्त एक तरीका है, इसके सिवा कोई तरीका नहीं। तुम्हें एक छलावा ढूंढना होगा। छलावा जंगल में रहता है, वो रूप बदल सकता है, लेकिन तुम्हें पता है वो रूप बदलता कैसे है? वो तो एक अधमरा सा जानवर होता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह रहता है, इंसानों जैसा बन सकता है, लेकिन वो अपनी मणि के कारण ये सब कर पाता है। जब तुम एक छलावे को ढूंढ लो तो कहाँ जाता है ये ढूंढना, उसका पीछा करना, उसे नुकसान मत पहुंचाना। जब वो किसी घर में जाए वहां पर वो जानवर बनकर रहेगा, मणि को रख देगा, उस मणि को उठाना। वो मणि तुम्हारा रूप बदल सकती है और उस मणि को हाथ में पकड़ते ही तुम इंसान बन जाओगे। इंसान बनते ही उस मणि को वापस रख देना। अब छलावे की कीमती चीज होती है वो मणि, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। भले ही छलावा सिर्फ छलता है, लेकिन जब मौत के करीब हो वो अपने छल से तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए मणि का इस्तेमाल करते ही वापस रख देना, उसकी जायदाद होती है वो। अब मेरी नज़र फिर से बाबा की तरफ। बाबा कहने लगे ऐसी टुच्ची नज़र से मेरी तरफ मत देखो। देखो तुम्हारे लिए छलावा मैं ढूंढने वाला नहीं, ये टुच्चे काम मैं नहीं करने वाला। जंगलों में तुम भटको, पंगे तुमने लिए हैं तो तुम ठीक करो। मैं उसी नज़र से बाबा की तरफ देखता रहा और अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और आगे की तरफ कर दी। देखो देखो, मैं पैसों से पिघलने वाला नहीं। कितने पैसे दे सकते हो? मैं इस तरह अपने अंदर जज्बात रखे हुए हूँ कि ईमानदारी से लूँगा जो लूँगा, तुमसे पैसे नहीं ले सकता। मैंने जब जेब से दूसरी गड्डी निकाली तो बाबा बोल पड़ा, ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मानने को तैयार हो गया। मैं ढूंढता हूँ, लेकिन काम सारा तुम्हें करना होगा। मैं जगह ढूंढूंगा जहाँ छलावा दिखता है, अब उस छलावे से काम निकलवाना तुम्हारा काम। मैंने हामी भर दी। अब उस बाबा ने एक ही दिन में छलावे का एड्रेस ढूंढ लिया था। यकीन कीजिए, इंसानों का एड्रेस ढूंढे जाते हैं, ये बाबा तो छलावे का एड्रेस ढूंढ लाया था। जंगल उड़ीसा के, वहां पर एक छलावा दिखता है मासो गांव के पास। मासो गांव के पीछे एक पहाड़ी है, वहीं छलावा दिखता है, लोगों को छलता है, चोट पहुंचाता है। उसने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन जंगल में आए हर किसी को भगा देता है। ये उसका इलाका है, वहां जाना होगा मुझे। मैं वहां तक पहुंच तो सकता था, लेकिन शरीर ढके हुए इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल भरा था। टैक्सी कराई थी मैंने और पीछे बैठा रहा था। वो जगह जगह रुक कर कहता, सर सफ़र काफ़ी लंबा है, आप कुछ खाना चाहेंगे? मैंने लिफाफे में जो लिया हुआ था वही खाता रहता और इस लंबे सफ़र को तय किया था। उड़ीसा के मासो गांव में पहुंच गया था। छलावे की बात की, कोई बोलने को तैयार नहीं। रात के वक्त में बाहर निकलता बिल्कुल किसी चमगादड़ की तरह, और रात को ही मुझे उस छलावे को भी ढूंढना था। मासो गांव की पिछली पहाड़ी पर 2 दिनों तक भटका था मैं। कोई इंसान वहां नहीं जाता था, हर कोई डरता था। मैं इंसान नहीं, पिशाच था। मुझे कौन सा डर? रात को मैं शेरों की तरह घूमता और दिन के वक्त बिल्ली की तरह छिप जाता। तभी शाम के 6 बजे, ये तीसरा दिन था, एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने हाथ में कपड़े पकड़े हुए, एक हाथ में टॉवल पकड़े हुए, इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था वो आसपास की किसी नदी में नहाने के लिए जा रही हो। मैं तभी सोचने को मजबूर हो गया, जहाँ छलावा रहता है, लोगों को छलता है, वहाँ कोई लड़की नहाने के लिए जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी मैं आगे बढ़ने लगा, मैं उसका पीछा करने लगा और उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी और वो मुस्कुराने लगी। मेरी तरफ देखकर कहने लगी वो लड़की, देखो देखो, मैं यहाँ आ रही हूँ, किसी को बताना मत, मेरे परिवार वालों को मत बताना। वैसे तुम मेरे साथ आ सकती हो। कोई लड़की आपको अपने साथ नहाने के लिए कैसे बुला सकती है? ठग है ये छलावा, बहुत चालाक है, लेकिन मुझे इसके घर से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। वो एक तालाब के पास पहुंची। तालाब का पानी बहुत गंदा सा था।
लेकिन वो उसमें नहाने की बात कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, मुझे थोड़ा सा डर है, मैं इस तालाब में पहले भी नहा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ शुरुआत में कोई कंकड़ पत्थर ना हो, प्लीज़ इसमें अंदर जाकर देख कर आना। मैं जानता था छलावा कितना चालाक होता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, पानी में मुझे परेशानी होती है। तभी उसने कहा, चली तो मैं जाऊं, लेकिन तुम पर भरोसा सा नहीं है, मुझे कपड़े उतार कर जाना होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम अंदर जाओ, उसके बाद मैं बाहर थोड़े ना निकल पाऊंगी। एक बार इस तालाब में ये देखाओ अंदर कुछ चुभने वाली चीज तो नहीं। मैंने कहा, मैं कौन सा यहाँ का हूँ, मैं तो जाने वाला नहीं। अब वो लड़की बहुत चालाक, छलावा कितना चालाक होता है उसकी बातें ही समझा रही थी। तभी वो मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, एक लड़की के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मैं पहली नज़र में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मेरा दिल रखने के लिए ये तो कर दो। तभी मैं उसके और करीब हुआ और कहने लगा, देखो, तुम्हारे प्यार में मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, भले ही तुम कोई लड़की हो या छलावा, मैं तुम्हें मारने को तैयार हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी। पहले उसने अपनी आंखें जैसे संभाल रखी थी, किसी तरह कंट्रोल किए जा रहा था, लेकिन छलावे की बात करते ही घबराहट उसके शरीर में दौड़ी और आंखें फड़फड़ाना शुरू। वो भागना शुरू हो गया। मैं अगर इंसान होता तो पीछा कर नहीं पाता। मैं एक पिशाच था जो पेड़ों पर चढ़ सकता था। मैं पेड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ कर उसके पीछे, मैं इतना ताकतवर और वो कमजोर छलावा लड़की के रूप में भागता रहा, बार बार गिरकर कहता, हाय चोट लग गई, मुझे इस तरह तंग मत करो।